गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। हम पिछले टॉपिक में यहाँ तक पढ़ चुके थे प्रेसिडेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या डिफरेंट है, उनको किन प्रकार की शक्तियाँ दी गई है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल और उपराज्यपाल, मुख्य और व अन्य निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति, भाषीय अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार आदि नियुक्ति, ठीक है। इन सारे टॉपिक में ये जितने भी इन पद के लोग हैं इनको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की बात करते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो राज्य के हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं ओडिशा में राज्यपाल द्वारा जनजाति कल्याण मंत्री के नियुक्ति की जाती है, यानी यही क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें राष्ट्रपति की बात करते हैं संसद सत्र, दोनों सदन आहूत करना व सत्रभाषण व लोकसभा का विघटन 85 के द्वारा कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार है इनके पास, जो किस किस क्षेत्र में? साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, और जो 80 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है इसमें ये राज्यपाल की बात करें तो विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र आहूत करना व सत्रभाषण करना। ये विधानमंडल के दोनों सदनों का आहूत करेगा, सत्रभाषण करेगा, बल्कि संसद सत्र करेगा, ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। उसका विधान परिषद की बात करें तो 1/6 सदस्यों को नामांकित करना, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से जुड़े ये विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करते हैं, ठीक है, बल्कि राज्यसभा के 12 व्यक्तियों को नामांकित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करना 331 के द्वारा करने की बात बोला गया है, ठीक है। प्रत्येक नए वर्ष में संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे, बल्कि यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो आंग्ल भारतीय समुदाय से 1 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित करना 333 के द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संयुक्त अधिवेशन का समक्ष अभिभाषण करना इनका पद करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेना हो गया। सेना न्यायालय संघ के कानूनों के उल्लंघन, मृत्युदंड के सभी मामलों में दोष सिद्ध व्यक्ति का दंड कम या माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के द्वारा, ठीक है। और राज्य विधियों के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम लघुकरण अनुच्छेद 161 में दिया गया है, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते हैं, केवल उसे स्थगित कर सकते हैं, प्रतिलंबित अथवा लघुकृत कर सकते हैं। सैन्य न्यायालय के तहत सजा प्राप्ति के संदर्भ में राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, इसके बारे में 123 अनुच्छेद की बात करें तो 123 का अनुसार अध्यादेश जारी करने को निम्नलिखित परिस्थितियाँ यानी संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो तो ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी दोनों सदनों के सदन अथवा एक सदन में सत्र ना हो तो ये इस टाइम अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो उस टाइम राष्ट्रपति संघ सूची, समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। यानी समवर्ती सूची हो गया, राष्ट्रपति सूची हो गया, विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची में भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अध्यादेश की अवधि कितनी की होती है, ठीक है। अध्यादेश संसद की बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद के बैठक में 6 सप्ताह पर यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ठीक है। यदि संसद
के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि बुलाया गया तो यहाँ पे बैठक 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश समाप्त हो सकता है। ठीक है, यदि संसद दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि से बुलाया जाता है तो ये 6 सप्ताह के वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ठीक है, यानी लघुकरण, किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति के दंड दिए जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देता है। ठीक है, रिमिशन की बात करते हैं, परिहारी दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, 5 वर्ष के कारोबार को कम करके 2 वर्ष कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। ठीक है, ये विराम हो गया ये। अब उसके बाद ये प्रतिलंबन की बात करें तो ये मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देते हैं। ठीक है, क्षमा की बात करें तो अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी मुक्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बात करें तो यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश निरनुमोदन कर दे तो ये निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी 6 सप्ताह की अवधि से यानी अध्यादेश निलंबित कर दे तो 6 सप्ताह से पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, चूँकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ बचा हुआ था यहाँ पर तो। और उसके बाद बात करें तो यदि संसद अध्यादेश कार्रवाई न करने की स्थिति में अध्यादेश प्रथम बैठक में 6 सप्ताह पश्चात समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि इस तरह अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, आपातकाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 18 में भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 की बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के होने या इनमें से किसी की संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट हो तो संपूर्ण देश या उसके भाग में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकेगा। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 356 की बात करें तो यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 356 में दिया गया। जैसे इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट उसके बिना राष्ट्रपति आपातकाल उद्घोषणा कर सकते हैं, यानी राज्यपाल रिपोर्ट देंगे तब उसके बाद उस राज्य में 356 लागू हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 की बात करें तो राष्ट्रपति के समाधान है कि भारत उसके किसी भी भाग वित्तीय स्थायित्व यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट संकट में है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकेगा। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है, अन्य शक्तियों की बात करें तो 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत आपात का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों को उस उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 73 के 3 के तहत। ठीक है, 239 के तहत बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, यानी 239 में दिए गए जो राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, 341 और 342 के तहत SC/ST जनजाति के रूप में विभिन्न सामाजिक समूहों को पहचानने की तथा उन्हें शामिल करने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें 339 में SC/ST के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दिया गया है। ठीक है, और 341-42 उसी से रिलेटेड है। 239 की बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्रों की प्रशासन से संबंध में नियम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बात करें तीनों आपातकाल के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, मेनली जो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान ही लगाया जाता है। 356 राज्यपाल के प्रतिवेदन के द्वारा राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना लगाया जाता है। ठीक है, 360 की बात करें तो वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है तब लगाया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की भूमिका की बात करते हैं, इसमें लिखित सिफारिश पर मंत्रिमंडल के
तभी राष्ट्रपति इस 352 लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी मंत्रिमंडल के सलाह पर ही और ये भी मंत्रिमंडल के सलाह पर ही, बल्कि जो 352 है वो लिखित सिफारिश पर दिया जाता है। ठीक है, अवधि की बात करें तो पहली बार में 30 दिन और 1 माह और संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से ये 6 माह इसी प्रकार से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी पहली बार 30 दिन के लिए और उसके बाद संसद के दोनों सदनों के भागीदारी के तहत उसे 6-6 महीना आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और अनिश्चित काल तक आप कितने भी समय तक इसको लागू कर सकते हैं। पहली बार में 2 माह यानी 60 दिन लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्ष तक ही चलेगा। यानी राष्ट्रपति शासन जो हो गया अधिकतम 3 वर्ष तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारा वो कभी भी, तो इसमें बात को ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आपातकाल की बात करते हैं पहली बार में 2 माह यानी 7 दिन है अनिश्चित काल तक, क्योंकि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, इसको कभी भी कितने भी समय तक इसको लागू कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं विशेष बहुमत के द्वारा लाया जाता है और राष्ट्रपति साधारण बहुमत और वित्तीय साधारण बहुमत। यानी उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करते हैं मौलिक अधिकार 20 और 21 अपने आप ये अधिकारों को छोड़ देता है। ठीक है, बल्कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मौलिक अधिकार का, और इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, समाप्ति की बात करते हैं लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकते हैं, और इसमें भी राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय आपातकाल में हमारा लोकसभा के साधारण बहुमत से ही पारित प्रस्ताव द्वारा ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर हमारा है राष्ट्रपति के वीटो निषेधाधिकार। ठीक है, अत्यांतरिक वीटो, ये ऐसा वीटो है जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है। ठीक है, और विशेषित वीटो की बात करें ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। यानी भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी वीटो शक्ति नहीं है। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति के पास ऐसा जो विशेषित वीटो नहीं है। ठीक है, बल्कि जो अत्यंतिक वीटो है, बल्कि इसको पारित करने के लिए पूरी तरह इसे खारिज किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा वीटो नहीं है जो विशेषित वीटो है। उसके बाद राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो महाभियोग पर एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, सर्वप्रथम संसद का कोई सदन राष्ट्रपति या संविधान के अतिक्रमण या आरोप लगाए, इसके कुछ शर्त हैं। यह आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना के प्रस्तावित होना चाहिए। सदन के कुल सदस्य कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्तालिखित संकल्प प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, यानी 1/4 सदस्यों के द्वारा किसी भी सदन में अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो उसको 1/4 सदस्य द्वारा लिखित होनी चाहिए। ठीक है, सदन के कुल सदस्य में से कम 2/3 बहुमत का संकल्प होना चाहिए। यानी बहुमत वहाँ पे 2/3, यानी उस महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्यों का लिखित होना चाहिए, और बहुमत जब होता है तो 2/3 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सदन उस पर आरोप अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना बचाव कर सकेगा। ठीक है, यदि संकल्प दूसरे सदन में आरोप सिद्ध होने के बाद उसे सदन के कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो संकल्प पारित की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आता है राष्ट्रपति दोनों सदनों का नामांकित सदस्य महाभियोग में भाग व मतदान कर सकता है। ठीक है, यानी जो संसद के दोनों सदन हैं नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग मतदान कर सकते हैं। यानी इसमें तो, लेकिन इनका जब इलेक्शन होता है तो इनका जब चुनाव होता है तो यहाँ पे वो नामांकित जो सदस्य हैं वो नहीं भाग लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ पर महाभियोग के टाइम भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा निलंबनकारी वीटो, यानी इसी में का थोड़ा सा इधर आ जा रहा है। ठीक है, सॉरी। वीटो की बात करें तो वीटो 4 प्रकार के होते हैं। 2 वीटो तो इधर बता चुके हैं। उसके बाद निलंबनकारी वीटो की बात करें तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। ठीक है, जेबी वीटो की बात करें तो विधेयक से अस्वीकृत देने के बजाय उसे अपने पास जारी रखने देना चाहिए। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसे वीटो किया था। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद ये 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है। उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है, ठीक है। हालांकि वो सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थितियों या वो राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग हो जाने पर राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वाह करता है, ठीक है। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति के परिलब्धियाँ प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त कर सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर है, उनका देख लेते हैं कब कब आए थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। दार्शनिक निर्विरोध चुनकर आए थे, ठीक है। कब? 1952 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये पूर्व राजनयिक है, 1962 में, ठीक है। बेबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे जो 1967 में, ठीक है। जीएस फाटक जो पूर्व कानून मंत्री थे 1969 में आए हुए थे। और उसके बाद जो बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति, बेबी गिरी और बीडी जत्ती दोनों मतलब राष्ट्रपति के हटने के बाद ये राष्ट्रपति के पद पे काम किए थे, ठीक है। एम जो हिदायतुल्लाह है वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर वेंकटरमण संविधान सभा का सदस्य रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल की बात करते निर्विरोध चुनकर आए थे। KR नारायण की बात करते पूर्व राजनयिक है। कृष्णकांत की बात करते कार्यकाल के दौरान निधन हो गया कृष्णकांत का। उसके बाद BS शेखावत की बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मोहम्मद हामिद अंसारी पूर्व राजनयिक थे। वेंकैया नायडू के बाद पूर्व शहरी विकास मंत्री भी रह चुके थे। डॉक्टर राधाकृष्णन मोहम्मद अंसारी 2 बार इस पद पर कार्य किए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा PM, ठीक है। राष्ट्रपति ठीक है। अब PM के बारे में पढ़ते हैं। मेनली PM की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति भारत का वैधानिक यानी डीजीओ प्रमुख है, ठीक है। यानी जबकि PM वास्तविक यानी डी फैक्टो प्रमुख होता है। यानी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 में आए थे, ठीक है। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा यहाँ पर आए थे, देख लीजिए एक बार। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे, कार्यवाहक रह चुके थे, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक भी रह चुके थे। इंदिरा गांधी थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, BP सिंह। उसके बाद हमारे आते हैं चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद आते हैं संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है। यानी उसके बाद इंदिरा गांधी जो है 1966 में, HD देवगौड़ा जो 1996 में, मनमोहन सिंह 2004 से 2009 यानी राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। कौन कौन? इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा जो मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हो गए, फिर BP सिंह हो गए, नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, वे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी रह चुके थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी गुजरात के रह चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के दायित्व की बात करें तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि उन व्यक्तियों को मंत्री पद नियुक्त किया जाए, ठीक है। वो मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय का आवंटन करता है और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने या लोकसभा के विघटन की सलाह दे सकता है, ठीक है। यानी संसद आहूत और सत्रावसान लोकसभा का विघटन के सलाह दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र देना एवं इसकी मृत्यु होने पर परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रपति विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 74 के 1 में राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। ठीक है। मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियां शामिल होते हैं। ठीक है। और मंत्रिमंडल केवल प्रमुख और बल्कि मंत्रिपरिषद में सभी तरह के। राज्य मंत्री की बात करें तो इनमें कैबिनेट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। इनकी 2 श्रेणियाँ होती है। इसमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री करने का विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है। जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद है उप मंत्री। उप मंत्री की बात करें तो जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य के मंत्री का अधीन कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे किचन कैबिनेट प्रभावशाली मंत्रियों एवं कुछ विश्वास पात्र सहयोगियों का समूह है, जिनमें प्रधानमंत्री ज्यादातर सलाह मुहावरा करते हैं किचन कैबिनेट में। ठीक है। संसदीय सचिव की बात करें तो विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं। इसके लिए इनका दर्जा होता है लगभग मंत्रियों के समान होता है। ठीक है। और संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण ना हो। ठीक है। इसीलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार का व्यवस्था होता है। ब्रिटिश राजनयिक व्यवस्था शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल एवं एक अनोखी व्यवस्था है। विपक्षी दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है। ठीक है। मंत्रियों के दायित्व की बात करें तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। तो 75 के 2 के अनुसार मंत्री को राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। और सामूहिक की बात करें तो 75-3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 75 के 5 करें तो